तो आज हम लोग वर्क का देखने वाले हैं, वर्क का कॉन्सेप्ट और उसका यूनिट पे आज फुल डिस्कस करने वाले हैं। इसमें नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क और जीरो वर्क भी आता है, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्क का कॉन्सेप्ट में है, तो कॉन्सेप्ट जाने से पहले हम डिफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है। तो डिफिनेशन इसमें कहता है कि अगर कोई भी फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वर्क मेरा हो रहा है। तो इसको चलिए हम क्लियरली देखते हैं। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि एक कोई मास है जो कि जिसपे कि कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में अगर देखें तो आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ और सेम डायरेक्शन में देखें तो कुछ वर्क भी हो रहा है। इसी डायरेक्शन में फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, इसी डायरेक्शन का सर्टेन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ऐसा कंडीशन में हम देखेंगे कि ये यहाँ पर कोई भी वर्क हो रहा है। तो चलिए इसको क्लियरली देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और इसी डायरेक्शन में सर्टेन डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो वैसा कंडीशन में हम कहते हैं कि वर्क हो रहा है कुछ भी। यहाँ पर अगर दूसरा केस देखें तो क्योंकि फोर्स अगर सर्टेन एंगल पे लग रहा है तब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए तो हम एक फोर्स एफ लग रहा है तो यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन में और उसी से कुछ एंगल पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर कुछ एंगल है थीटा। तो ऐसा कंडीशन में देख रहे हैं कि एक फोर्स इधर भी अप्लाई हो रहा है इधर भी। तो यहाँ पर इसका कुछ फोर्स का कुछ कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में हो रहा है अप्लाई और कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जैसा कि अगर हम यहाँ पर डिफिनेशन में देखे थे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी से वर्क होगा। तो यहाँ पर जो इस डायरेक्शन में जो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होगा उसी के वजह से ही सिर्फ वर्क होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इस डायरेक्शन में देखिए तो इस डायरेक्शन में रहा है एफ कॉस थीटा, जो कि हम लोग वेक्टर में देख चुके थे कि कॉस थीटा कंपोनेंट ही उसके जिस साइड एंगल होता है उस साइड कॉस थीटा कंपोनेंट बनता है। तो इधर कॉस थीटा कंपोनेंट बनना है तो इसी साइड के कंपोनेंट से वर्क होगा। वही अगर दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है और इसका कॉस कंपोनेंट इधर और कुछ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हुआ है। डिस्प्लेसमेंट को जनरली ऐसे नोट करते हैं। तो यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ और इस डायरेक्शन में फोर्स से कुछ कंपोनेंट है तो इसके वजह से जिसकी वजह से वर्क हो रहा है। तो इसका अगर अब हम लोग आगे फार्मूला देखेंगे, अभी पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं उसके बाद फार्मूला देखेंगे। यहाँ पर दूसरा कंडीशन देखिए तो जो सर्टेन फोर्स इधर से अप्लाई हो रहा है और इस साइड इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ऐसा कंडीशन में यहाँ पर एंगल देखते हैं थोड़ा इधर इस डायरेक्शन में इसका फोर्स अप्लाई हो रहा है, सॉरी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इस उस सर्टेन एंगल से फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ फोर्स। तो उसी फोर्स को हम काउंटेबल करते हैं जिस डायरेक्शन में कि डिस्प्लेसमेंट हो उसी डायरेक्शन का फोर्स को हम लेते हैं। तो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स देखें तो एफ कॉस थीटा, तो अगर इस एफ कॉस थीटा की वजह से वर्क हो रहा है तो हम बस एफ कॉस थीटा को ही लेंगे जब हम वर्क का डिस्कशन करेंगे। चलिए अब यहाँ पे आ गए तो ये देख लें तुम कैसे वर्क होता है। जब भी कोई जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट में हो, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो उसी डायरेक्शन में जो भी फोर्स अप्लाई होता है उसी की वजह से कोई वर्क होता है। तो इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला सिलेबस में नहीं है लेकिन हमको देखना पड़ेगा। तो फार्मूला है वर्ग बराबर एफ डॉट एस।
एफ डॉट एस ये फार्मूला में है वर्क का। तो इसी को अगर हम यहाँ पर पीछे देखें, पीछे 2 कंडीशन में हम देखे थे कि इसके कॉस कंपोनेंट के कारण वर्क हो रहा था, फोर्स का कॉस कंपोनेंट के कारण वर्क हो रहा था कोई भी। इस भी कंपोनेंट वही देखे थे, कॉस कंपोनेंट के कारण हो रहा था, यहाँ भी देखे तो कॉस कंपोनेंट के कारण ही वर्क हो रहा था। तो इसीलिए हम वर्क का और एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो इसी को अरेंज करके हम एफ एस कॉस थीटा कहते हैं। तो चलिए अब जितना ही था हमारे सिलेबस में, अब चलते हैं हम यूनिट की तरफ। यूनिट ऑफ वर्क पे डिस्कस करेंगे। तो इसका 2 तरह का यूनिट होता है, एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरा होता है ग्रेविटेशनल यूनिट। तो एब्सोल्यूट यूनिट का जो होता है, एब्सोल्यूट यूनिट में भी 2 तरह का आ जाता है, एक आ जाता है आपको एसआई यूनिट और एक सीजीएस यूनिट। ऐसे बहुत सारा यूनिट है, लेकिन हम इसी 2 यूनिट पे बात करेंगे, एसआई और सीजीएस में। तो चलिए, तो पहले देखते हैं कैसे ऐसा हुआ। देखिए, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का यूनिट हम लोग जानते हैं न्यूटन होता है और डिस्टेंस का मीटर होता है। तो इसी को हम एक साथ जूल में कहते हैं। यही था इसका एसआई यूनिट। अब इससे एक जो कि अक्सर क्वेश्चन आया जाता है, 1 जूल को कहता है डिफाइन करने, 1 जूल क्या है। तो इसको डिफाइन कुछ हम इस तरह से करते हैं कि जब यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 जूल कब आ सकता है, जबकि फोर्स भी 1 न्यूटन हो और मीटर भी 1 मीटर हो, वैसा ही कंडीशन में। लेकिन इसका कंप्लीट फार्मूला कुछ ऐसा होता है, एफ एस कोस थीटा। तो कुछ ये फार्मूला होता है। तो मेरा 1 जूल तभी आ सकता है जबकि फोर्स भी 1 न्यूटन हो, सेकेंड भी मीटर भी 1 मीटर डिस्टेंस और cos थीटा का वैल्यू भी 1 हो। तो वैसा ही कंडीशन में हमको 1 जूल मिल सकता है। तो इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जब 1 न्यूटन फोर्स किसी बॉडी पे लगे, एक डिस्टेंस कितना, और वो बॉडी जो है 1 मीटर डिस्टेंस जो है मूव करे, अगर किसी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स लगे, किसी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स लगे और वही बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस मूव करे, तो उसमें कहते हैं कि 1 जूल वर्क डन किए हैं। तो हम उसको 1 जूल वर्क डन कहते हैं। जिसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्चुअली मूव ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम अगर कोई भी फोर्स लगाते हैं 1 न्यूटन का किसी बॉडी पे और वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसको कहते हैं 1 जूल वर्क। अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसका दूसरा यूनिट है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। अब ये कैसे होता है, इसे भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे बताएं, वर्क बराबर एफ डॉट एस होता है और इसी को हम एफ एस कोस थीटा भी कहते हैं। तो एफ डॉट एस होता है, तो इसको हम जब वो फोर्स का सीजीएस यूनिट डायन होता है और डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है, तो इसी को हम अर्ग कह देते हैं, जो कि यहाँ पे
बताए हैं। तो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क ये हो जाता है कि अर्ग कहते हैं, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। और दूसरा एक बात है कि इसमें भी अर्ग तो उतना ज़्यादा डिफाइन करने नहीं बोलता है, लेकिन जूल बहुत ज़्यादा डिफाइन करने बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप याद ही रखिएगा और मेमोराइज कर ले बहुत अच्छा है। लेकिन अर्ग जो है, अर्ग क्या हो गया कि जब कोई ऑब्जेक्ट पे 1 डायन फोर्स लग रहा है और 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है। कोई एक ऑब्जेक्ट है, जिसे मान लेते हैं हम इधर से 1 डायन फोर्स लगा रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट इस जगह से अपना 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेता है। तो वैसा कंडीशन में हम कहेंगे कि इसमें 1 अर्ग वर्क हुआ है। तो ये था एन यूनिट का कॉन्सेप्ट था। तो यूनिट में अब जो जूल है और अर्ग है, तो ये इसका जो है रिलेशन है वो 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है। ये जो आपको CGS और ये था, लेकिन जनरली एग्जाम में और एक यूनिट पूछा जाता है जिसके बारे में बताते हैं। तो ये यूनिट जनरली आपको एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप मेमोराइज कर ले तो बेटर रहेगा। kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे आप इसे ड्राइव भी कर सकते हैं, बताते हैं। वर्क बराबर F.S होता है। F बराबर हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, या mg होता है। और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो गया, और मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया आपको kg। एक्सेलरेशन हो जाता है आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस हो जाता है आपको मीटर। तो इसी से वो यूनिट आया है kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 इनवर्स। तो ये यूनिट आपसे जनरली पूछा जाता है, तो इसे आप मेमोराइज रखिएगा। अब चलिए एब्सोल्यूट यूनिट हो गया, अब आपको देखना है ग्रेविटेशनल यूनिट पे। ग्रेविटेशनल में भी दो तरह का होता है, एक SI यूनिट होता है और दूसरा होता है CGS यूनिट। तो SI यूनिट में होता है, ग्रेविटेशनल यूनिट होता है किलोग्राम मीटर। तो हमेशा क्यों कहते हैं SI यूनिट में किलोग्राम, जबकि वो फार्मूला तो सेम रहता है, वर्क का फार्मूला हमेशा F.S रहता है। तो फिर यहाँ पर किलोग्राम यूज करने की क्या जरूरत है, न्यूटन यूज करना चाहिए था। तो चलिए इस बात को हम समझते हैं। दरअसल हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है कोई भी ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है जिस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये किस वजह से अप्लाई हो रहा है, तो हम जानते हैं कि इसीलिए अप्लाई हो रहा है क्योंकि इसमें कुछ मास रहता है। हम सब जानते हैं इसमें मास रहता है और इसी कारण ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। और इस मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और हम जैसे कि जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है mg, ये इसका फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो इस मास के वजह से जो ग्रेविटी की डाउनवर्ड फोर्स लगा उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और हम इसको डेली लैंग्वेज में हम यहाँ मेजर करते हैं, कोई भी जो ऑब्जेक्ट का रहता है वो वैल्यू जो मेजर करते हैं हम जनरली kg में मेजरमेंट करते हैं, ना कि हम न्यूटन में करते हैं। हमको कोई सामान रहना रहता है तो हम कहते हैं 1 kg, कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं। लेकिन जनरल वो हम 1 kg नहीं, हम वहाँ कहना चाहते हैं 1 kg फोर्स कहना चाहते हैं। जब कोई भी हम सामान मार्केट से लेते हैं तो हम वहाँ 1 kg फोर्स कहना चाहते हैं। और ये 1 kg फोर्स जो है यही हम लोग को बताता है कि इसका जो वजन है 1 न्यूटन 9.8 न्यूटन है। ये क्योंकि ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 होता है, तो हम लोग कहते हैं 9.8 न्यूटन है। जनरली हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं, लेकिन हम अपना डेली लाइफ में
न्यूटन के जगह हम केजी फोर्स यूज करते हैं, जो कि हम कोई भी मार्केट में कोई सामान लेते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं हमको 1 केजी कोई भी सामान चाहिए, तो वहाँ 1 केजी हम मास नहीं मांग रहे थे, 1 केजी फोर्स जनरली हम कह रहे होते, लेकिन हमें ये बात पता नहीं रहता है। तो वही है यहाँ पे, इसीलिए वो केजी और मीटर केजी मीटर हम यूज करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट में। अब उसके बाद हमारा अब इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो 1 केजी मीटर को तो हम कहेंगे जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा हो, कितना 1 केजी फोर्स, 1 न्यूटन नहीं 1 केजी। इस बात का आप ध्यान रखना, जब ग्रेविटेशनल फोर्स में डिस्कस कर रहे होंगे तो 1 केजी फोर्स लगेगा, कभी भी न्यूटन में फोर्स वहाँ नहीं लगेगा। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 केजी फोर्स अप्लाई करेंगे और वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाए 1 मीटर डिस्टेंस, तो हम कहेंगे कि 1 केजी फोर्स या 1 केजी मीटर वर्क किए हैं हम। तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम एक बार फिर से ये बता देना चाहेंगे कि कैसे हुआ। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो उसके मास के वजह से लगता है, और मास के वजह से कोई भी चीज़ पे ग्रेविटेशनल को फार्मूला होता है कोई भी ग्रेविटेशन फोर्स का mg, जिसमें का g का वैल्यू 9.8 होता है। तो हम इसको डायरेक्टली एक्सप्लेन करने के लिए हम 9.8 से बिना मल्टीप्लाई किए हुए डायरेक्ट हम मास का वैल्यू लिख के उसमें हम जैसे कि मास का वैल्यू 1 kg है तो हम डायरेक्ट 1 kg फोर्स लिख देते हैं, ना कि वह हम 1 kg इंटू 9.8 मीटर नहीं लिख के हम डायरेक्ट 1 kg फोर्स कह देते हैं, जिससे आगे वाला समझ जाता है मेरा। तो इसका आप ग्रेविटेशनल यूनिट का आप सीजीएस यूनिट है, कॉन्सेप्ट सेम है इसमें भी। आपको सीजीएस यूनिट में वो भी आप एक्सप्लेन करते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर में। तो ग्राम वही हम ऑब्जेक्ट का सीजीएस में जो होता है कि सीजीएस में जो होता है ग्राम को केजी को हम ग्राम में कहते हैं, सीजीएस में केजी को ग्राम में कहते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में। तो इसका भी यूनिट वही सेम हो जाता है, ग्राम सेंटीमीटर कहेंगे या फिर ग्राम फोर्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो ग्राम लिखा है जनरली ग्राम फोर्स लिखा हुआ है, लेकिन हम ग्राम सेंटीमीटर कहते हैं। अब उसके बाद जो कि 1 ग्राम, इससे जब 1 ग्राम सेंटीमीटर फोर्स हम तब कहेंगे अगर हमें डिफाइन करने का है, जैसे इसकी सीजीएस का तो किसी का डेफिनेशन आता नहीं, लेकिन फिर भी जान लेना है। अगर कोई भी 1 ग्राम सेंटीमीटर डिफाइन करना है तो हम जब 1 ग्राम फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और वो ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे कि 1 ग्राम फोर्स लग रहा है। जैसे ये होता है तो 1 किलोग्राम फोर्स मीटर बराबर 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर होता है। तो ये कैसे होता है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। अब देखिए 1 किलोग्राम मीटर है, इतना फोर्स है। तो अब इसको हम सीजीएस में ट्रांसफ़र करना है, तो 1 हम जानते हैं 1 केजी में, ये डायरेक्ट यहाँ पे जो कोफिशिएंट को हम उतार देंगे। उसके बाद 1 केजी में 1000 ग्राम होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसका जो हो जाएगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर। तो आपको इसे मेमोराइज कर लेना है, ये सॉल्यूशन करने में टाइम लगेगा। तो आज का यहीं तक चैप्टर था, हो सकता अगर आपको समझ गए होंगे तो अच्छा है। और इसका आगे जो हम दूसरे वीडियो में बनेंगे, हम भी शॉर्ट्स ही चला रहे हैं ताकि उसमें जो भी कोई भी कॉन्सेप्ट है हम छोटा सा वीडियो में पूरा समझें, और एग्ज़ाम के पर्पज़ से किया जा रहा है।
तो आज हम लोग वर्क पे का टाइप पे डिस्कशन करेंगे। पहला एक पॉजिटिव वर्क, दो जगह है पॉजिटिव वर्क, दूसरा नेगेटिव वर्क और तीसरा जीरो वर्क। तो इस तीनों टाइप पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो पहले हम यहाँ देख रहे हैं कोई यहाँ पर कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इन दोनों अगर हम डायरेक्शन देखें, तो फोर्स का भी डायरेक्शन देखें और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन देखें, तो दोनों सेम है। तो ऐसा कंडीशन में हम कहेंगे कि पॉजिटिव वर्क है। यहाँ पर फोर्स का भी डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन दोनों सेम है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पॉजिटिव वर्क हो रहा है। जनरली इसको हम कुछ डिफाइन अगर करना चाहें पॉजिटिव वर्क को, तो हम ऐसे कर सकते हैं। when the force and displacement is in the same direction, जब फोर्स अप्लाई जो कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव वर्क है। तो इसका हमको बहुत सारे एग्जांपल है देंगे, तो हमको अभी बस एग्जाम के पर्पज से करें तो बस हमें एग्जांपल पर ही फोकस करना है, क्योंकि एग्जांपल ही पूछा गया है। और कॉन्सेप्ट तो वही है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, वो एंगल पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों का डायरेक्शन फुल्ली सेम हो, एंगल पे भी हो सकता है, लेकिन इसका कुछ कॉम्पोनेंट तो इधर आना चाहिए, यानी कोई ना कोई कॉम्पोनेंट आना चाहिए या फिर फोर्स एक डायरेक्शन पे लगना चाहिए। तो चलिए, अब नेगेटिव वर्क जो है भी, अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो जैसे कोई एक फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में और इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए उसके अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको कहेंगे नेगेटिव वर्क। तो इसका जो है मोस्ट कॉमन एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स अगर देखिए तो हमेशा वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जनरली होता है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, हमेशा नहीं कर सकते क्योंकि कुछ कंडीशन है जो कि उसके सेम डायरेक्शन में भी वर्क करता है। तो अगर यहाँ कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, जैसे कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट में यहाँ फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स अगर ऑब्जेक्ट अगर इस साइड मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तभी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। तो ये एक अब एग्जाम्पल हो गया। दूसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट के लिए हम समझते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई एक वेट फोर्स जो है, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट फोर्स है वो नीचे लग रहा है, लेकिन वर्क किधर हो रहा है, मोशन ऊपर हो रहा है, क्योंकि ये ऊपर का फोर्स लगाता है। तो ये फोर्स जब भी वर्क का डिस्कशन करें तो उसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में हमें पूछा गया, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ देखिए तो हमारा दोनों फोर्स है, पॉजिटिव वर्क भी है, नेगेटिव है, दोनों वर्क है। यहाँ पर अगर ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में पूछा जाए, अगर ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में देखें तो हमारा ये नेगेटिव फोर्स है, लेकिन हमारा अप्लाइड फोर्स के अगर रिस्पेक्ट में देखिए तो वो मेरा पॉजिटिव है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो अगर पॉजिटिव ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में पूछा गया है तो नेगेटिव है, अगर अप्लाइड फोर्स के रिस्पेक्ट में पूछा गया है तो पॉजिटिव है। ये अक्सर क्वेश्चन में आता है, कूली वाला क्वेश्चन आता है जिसमें कि ऑब्जेक्ट कोई लेके चलता है, तो वैसा कंडीशन जनरली पूछा जाता है कि अपना जो भी अपना वेट सर पर लेके चल रहा है तो उसका वेट फोर्स तो नीचे लग रहा है, लेकिन मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, या फिर अप्लाइड फोर्स ऊपर लग रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में होता है। ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब जीरो फोर्स आता है, तो जीरो फोर्स क्या है, तो जब when
द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इज 0। तो आपको बहुत लोग ऐसे ही बताया होगा, जबकि दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल हो तभी हम फोर्स कहते हैं, वर्क 0 वर्क कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब फोर्स और डिस्टेंस के डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तभी हम इसको 0 वर्क कहेंगे। ऐसा क्यों? अब रीजन अगर कोई पूछे तो ये पूछ सकता है ऐसा क्यों। तो देखिए, चलिए इसको हम दूसरा स्लाइड लेके समझते हैं। देखिए, जैसे कोई फोर्स है, जैसे वर्क है, तो इसका हम जानते हैं कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसी को हम एफ एस कॉस थीटा भी पढ़ते हैं आ रहे हैं। तो देखिए, ज़रूरी तो नहीं है कि दोनों के बीच में 90 एंगल बने, ज़रूरी ऐसा नहीं है। चलिए हम एग्जांपल यहाँ देख, ज़रूरी है ये हो सकता है कि कहीं फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा हो, फोर्स नहीं लग रहा हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। फोर्स नहीं, जैसे कि आप लोग, अगर हम इसका एग्जांपल में ले सकते हैं कि जब आप लोग को जब कहीं फिसल जाते हैं, स्लिपरी ग्राउंड रहता है तो वहाँ फिसल जाते हैं, आप फोर्स लगाते नहीं हैं, आप फिसलते हैं तो आप फोर्स लगाते नहीं हैं, बल्कि आप कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं। तो वैसा कंडीशन में आपका फोर्स 0 रहा। वैसा कंडीशन में देखा जाए तो आपका फोर्स 0 है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो उस कंडीशन में दूसरा कंडीशन है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का बात है। जैसे कभी कभी फोर्स लगाते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा होता है, तो देख लेते हैं वो कहाँ है। यहाँ देखिए, जब ये फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो 0 है, तो ऐसा भी कंडीशन है, हम कहेंगे कि वर्क 0 है, वर्क डन 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इस बॉल पे फोर्स ये अप्लाई कंटिन्यूस कर रहा है, लेकिन वर्क नहीं हो रहा है। और दूसरा है कॉस थीटा, जब 90 डिग्री हो जाए कॉस थीटा जाए तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो कॉस 90 अगर रहेगा तो भी 0 होगा वर्क डन। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट करना है आगे की तरफ, इसका फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस कंडीशन में देखिए तो हमारा क्या है कि वर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि ये का बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो आपको कुछ एग्जांपल ध्यान में रखना है जो कि जनरल एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर देखें तो ये ग्रीन लाइन जो है, ये बता रहा है कि आपको जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता जो है वो आपको इस डायरेक्शन में सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ आपको ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। लेकिन वहीं देखें तो इसका मोशन जो होता है, मोशन टेंजेंशियल होता है। तो हम यहाँ देखें तो मोशन हमारा टेंजेंशियल है, और फोर्स ग्रेविटी की तरफ, यहाँ फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे सेंटर की तरफ लग रहा है, जबकि मोशन इसका टेंजेंशियल है। तो इस कंडीशन में भी हम देखेंगे वर्क डन 0 होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। और यहाँ पर तो देखिए हम कि जब कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा होता है लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता है, वैसा कंडीशन को हम भी 0 वर्क कहते हैं। और ये जो है बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल, जैसे फ्रिक्शन बोले, फ्रिक्शन तीनों के केस में आता है। यहाँ पे देखिएगा हैवी ऑब्जेक्ट है जिसमें फ्रिक्शन के कारण ये ऑब्जेक्ट अप्लाई कर रहा है फोर्स, लेकिन इसका मूव नहीं कर रहा है, तो भी यहाँ वर्क 0 हो जाएगा। तो चलिए एक बार वन शॉट फिर से एक बार शुरू से देख लेते हैं क्या क्या हम देखें। तो हम देखें कि जब पॉजिटिव वर्क में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम उसको पॉजिटिव वर्क कहते हैं। नेगेटिव वर्क में देखें कि जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट रहता है तो उसको नेगेटिव वर्क कहते हैं। इसमें फ्रिक्शन फोर्स एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। उसका जीरो वर्क में देखिए जब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि कभी फोर्स 0 हो जाता है, कभी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, कभी कॉस्ट का वैल्यू 0 हो जाता है, तो वैसा कंडीशन में 0 वर्क होता है।
तो जीरो वर्क में जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो कूली का एग्जांपल लिया जाता है कि वो अपने सर पे कोई मास लेके चल रहा होता है और उसका डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में कितना वर्क डन होगा। तो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में उसका वर्क जीरो होता है, लेकिन वो जो आपका आगे चला है तो उसका वर्क कुछ ना कुछ होता है। तो आज का यही तक था, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।